नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया, आपके साथ मैं हूं अभिषेक। दिल्ली से इस वक्त की एक बड़ी खबर सबसे पहले आपको बता दें, यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन वापस रवाना हो गए। आपको बता दें, बापू को श्रद्धांजलि देने के बाद बाइडेन रवाना हुए हैं और वो वियतनाम के लिए रवाना हुए हैं। G20 समिट में शामिल हुए थे जो बाइडेन और उसके बाद वो रवाना हो चुके हैं। ये बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं। वियतनाम के लिए जो बाइडेन रवाना हो चुके हैं। G20 समिट में शामिल होने के लिए 8 तारीख को वो दिल्ली आए थे। कल उन्होंने समिट में हिस्सा लिया। ये देखिए, तस्वीरें भी सामने आ गई हैं जब जो बाइडेन वियतनाम के लिए रवाना हुए। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। तो आपको बता दें कि जो बाइडेन रवाना हो चुके हैं वियतनाम के लिए। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। दरअसल आपको बता दें कि आज सुबह सुबह सबसे पहले राजघाट पर विश्व लीडर्स ने बापू को नमन किया, उन्हें श्रद्धांजलि दी और उसके बाद जो बाइडेन वियतनाम के लिए रवाना हो गए हैं और बाकी राष्ट्राध्यक्ष जो हैं वो भारत मंडपम पहुंचे हैं। ये देखिए तस्वीर, जो बाइडेन की वापसी वियतनाम के लिए रवाना हो चुके हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन तो आप देख सकते हैं वो वापस वियतनाम के लिए रवाना हुए हैं। वियतनाम का दौरा, और आपको बता दें कि इससे पहले वो राजघाट पहुंचे थे। राजघाट पर उन्होंने बापू को श्रद्धांजलि दी। G20 के सभी सदस्य देशों के जो नेता हैं वो बापू को नमन करने के लिए राजघाट पहुंचे थे। तो देखिए, पीएम मोदी ने एक ट्वीट किया है। दरअसल आपको बता दें, जो श्रद्धांजलि सभा रखी गई जहां पर सभी विश्व लीडर्स ने बापू को नमन किया, उसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपनी बातें लिखी हैं। G20 के परिवार ने बापू को श्रद्धांजलि दी। शांति, सेवा, अहिंसा के प्रतीक बापू को श्रद्धांजलि दी गई। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ट्वीट किया है। सोशल मीडिया साइट एक्स पर उन्होंने अपनी बात लिखी है। पीएम मोदी ने लिखा कि G20 के परिवार ने बापू को नमन किया है। और ये वो तस्वीर आप देख सकते हैं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमाम लीडर्स को लेकर राजघाट बापू को नमन करने के लिए पहुंचे। ये तस्वीरें आप देखें, जो बाइडेन आपको सबसे आगे नजर आएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ। और आपको बता दें कि तमाम देशों के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं वो बापू को नमन करने के लिए पहुंचे। ये तस्वीरें आप देखें राजघाट की, और इसी को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ट्वीट भी किया है। तो ये आज सुबह सुबह की तस्वीर है। राजघाट पर राष्ट्रीय अध्यक्ष पहुंचे और इन राष्ट्राध्यक्षों ने बापू को नमन किया है। इसी को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया कि शांति, सेवा, अहिंसा के प्रतीक बापू को श्रद्धांजलि दी गई। तो ये तस्वीर जो है, उस तस्वीर को आप देख सकते हैं जहां विश्व के वो तमाम दिग्गज लीडर्स पहुंचे राजघाट और उस शख्स को श्रद्धांजलि दी गई जिसने इस दुनिया को सत्य अहिंसा का पाठ पढ़ाया। यानी हम सब के बापू
महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी गई राजघाट पर। दुनिया के वो तमाम दिग्गज बापू के समाधि स्थल पहुंचे। ये तस्वीर आप देखें, राजघाट की ये तस्वीर। तो देखिए, 2 दिनों का ये समिट, कल पहला दिन था, आज दूसरा दिन है। आज के दिन की शुरुआत हुई बापू को नमन करने के साथ। चर्चा करेंगे, हमारे साथ खास मेहमान हैं। सबसे पहले उनका परिचय करवा दूं। हमारे साथ कैप्टन रिटायर श्याम कुमार जी जुड़ रहे हैं, जो कि डिफेंस एक्सपर्ट हैं। श्याम कुमार जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज इंडिया पर। साथ ही सर्वेश्वर पाठक जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं। सर्वेश्वर जी, बहुत स्वागत आपका भी न्यूज इंडिया पर। सबसे पहले श्याम जी, आपसे एक कमेंट चाहेंगे। आज सुबह सुबह जो तस्वीर हमने देखी, राजघाट की वो तस्वीर आपने देखी होगी, ये तस्वीर क्या हम माने कि इतिहास जब लिखा जाएगा तो उन पन्नों में सबसे स्पेशल तस्वीर होगी? धन्यवाद आपका, बहुत बहुत शुभकामनाएं G20 के लिए सभी को। और विश्व स्तर पर ये सम्मेलन भारत में होना, दिल्ली में होना, और अहिंसा के पुजारी जिनका लोहा पूरा विश्व मानता है, हमारे पूजनीय बापू महात्मा गांधी, उनको श्रद्धांजलि देना, और वो भी वर्ल्ड की 80% इकोनॉमी जो यहाँ पे आज उपस्थित है और जो रिप्रेजेंट कर रही है 2/3 ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन को और ट्रेड को, उनके द्वारा इस बात को एक तरह से सुनिश्चित और पुनर्जीवित करना कि महात्मा गांधी एक बहुत बड़े इस युग के नेता हुए थे, जिन्होंने विश्व शांति का समझौता, अहिंसा, जो ट्रस्ट डेफिसिट की बात इस थीम में आई है, उसके साथ जोड़कर मैं इसको देखता हूं कि वो इसी की बात कह रहे हैं कि एक नया चैलेंज, जो चैलेंजेस है वर्ल्ड को, उनके एक नया तरीका अपनाना, उनके सॉल्यूशंस के लिए वे ऑफ लाइफ से जीना, अहिंसा से जीना और ह्यूमन सेंट्रिक अप्रोच को लेके आगे बढ़ना, जो महात्मा गांधी का सिद्धांत था, जिससे उन्होंने लड़ाई जीती, आजादी दिया देश को और पूरे विश्व को एक संदेश दिया। और अफ्रीकन यूनियन का भी इसमें आना, जो महात्मा गांधी का इनिशिएशन था, जहां से उनका वो अपनी लड़ाई उन्होंने शुरू की थी। तो देखिए ये कितना अच्छा सामाजिक ये एक माहौल है, जब हम ये सब देख रहे हैं एक साथ, अफ्रीका का, महात्मा गांधी का और पूरे वर्ल्ड का अहिंसा की तरफ दोबारा रुख, और भारत का तरीका जीने का सिद्धांत, सस्टेनेबल गोल्स जो हम कह रहे हैं, बायोफ्यूल की बात कर रहे हैं, इन सब को जोड़ के देखें तो आप, मेरे ख्याल से भारत का वे ऑफ लाइफ, अहिंसा, बुद्ध का देश, और आज वर्ल्ड की सारी इकोनॉमी उनको नमन कर रही है। तो इससे बेहतरीन बात भारत को क्या मिल सकती है और भारत के लिए क्या हो सकता है, भारत के नागरिकों के लिए क्या हो सकता है। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं हमारे पॉलिटिकल लीडरशिप को और देशवासियों को कि आज पूरा विश्व हमारे बापू को श्रद्धांजलि दे रहा है। ठीक है, फिर से आता हूं आपके पास। एक कमेंट मैं आपसे सर्वेश्वर जी चाहूंगा। अगर हम विश्व पटल पे इस तस्वीर को राजनीतिक और कूटनीतिक लिहाज से देखें तो वो किस तरीके से आप देखते हैं कि जिसने दुनिया को शांति का पाठ पढ़ाया, जिसने अहिंसा का पाठ पढ़ाया, और शायद आज वो दौर है जिसको लेकर के प्रधानमंत्री भी ये कहते हैं कि ये दौर युद्ध का नहीं है, यहां से ये तस्वीर क्या संदेश दे रही है राजनीतिक मायने, अगर मैं आपसे समझना चाहूं? देखिए, राजनीतिक मायने अगर आप कहना चाहेंगे तो ये तस्वीर अपने आप में परिपूर्ण है। या ये संदेश देता है कि हम अपने जीवन में जब हमने होश संभाला है तो ये पहली बार जो अंतरराष्ट्रीय लेवल का ऐसा जो मीटिंग हो रहा है, एक इससे पहले भी 82 से हुआ था, लेकिन इस तरीके की जो मीटिंग है पहली बात पर, और वहाँ पे जो शक्तिशाली जो फैसले हैं उनके लीडर ये सारे होके बापू जल्दी दे रहे हैं। उनके सबसे जो टीचिंग है वो फॉलो कर रहे हैं। संदेश जा रहा है सत्य और अहिंसा का भारत सदा से पढ़ाता आया। हमारे पाकिस्तान कि हम पहले ये करें, लेकिन
पाकिस्तान उसका बता रहा है। तो ये तो सत्य का जो बापू ने हम दिखाया और उसी के आजादी पाई, उसमें बाकी के क्रांतिकारियों का भी योगदान था, केवल बापू जी का नहीं था। तो ये बहुत ही बड़ा मायने है। दूसरी बात ये है कि जो विश्व स्तर पे भारत की जो उभरती हुई शक्ति है, उसका लोहा अब हर एक देश मानने लगा है। अब देख लीजिए कि यहाँ पे जितने भी वर्ल्ड के लीडर आए हैं, राष्ट्रपति पुतिन की अपनी पर्सनल प्रॉब्लम्स हैं इस में नहीं आने के लिए, क्योंकि वो अलग अलग पड़ सकते थे जो यूक्रेन के मामले थे। तो इसलिए शायद उन्होंने अपने विदेश मंत्री को भेजा, और चीन के राष्ट्रपति की अलग बात है, लेकिन उनके प्रधानमंत्री इसमें शिरकत कर रहे हैं। तो भारत ने वर्ल्ड को दिखाया है कि अगर एक गोल लेके चला जाए तो उस पर काम किया जा सकता है। जो ये वसुधैव कुटुंबकम हम आज से नहीं कह रहे हैं, हजारों हजार साल से हमारा ये रहा है कि अच्छा, एक चीज सर्वेश्वर जी देखिए, जिक्र जब यूक्रेन का आता है तो बात हुई कि इसमें रूस का कहीं कोई जिक्र हुआ नहीं है। तो क्या ये समिट जो रहा है वो रूस यूक्रेन युद्ध से एक दूरी बना करके रखने की भी कोशिश रही है कि उसके बारे में बचा जाए? देखिए, बचा जाए इसमें, जैसा कि आप अभी देखेंगे तो मैंने अभी समाचार पत्रों में देखा है कि इवन जो शशि थरूर जी हैं, जो ये कॉन्सेंसस बना है, जो ड्राफ्ट पे सारे देशों ने एक सहमति जताई है, क्योंकि बहुत ऐसे समिट होते हैं लेकिन उसमें सहमति नहीं बन पाती है। तो अमिताभ कांत जी ने बोला कि 200 घंटे ये ब्रेनस्टॉर्मिंग में लग गया, रूस के नेताओं के साथ, बाकी के यूरोपियन कंट्रीज के साथ यह सहमति बनाने में। इसमें हमारा जो साथ दिया वो वियतनाम और ब्राजील ने बहुत ही अच्छा साथ दिया। तो ये जो भी कॉन्सेंसस बन रहा है, रूस को, ठीक है, रूस को लेके या यूक्रेन युद्ध को लेके भारत शुरू से अपना एक अलग रुख अख्तियार किया हुआ है। और हम सभी जानते हैं कि प्रधानमंत्री जी ने पुतिन को बोला भी था कि ये जो समय है वो लड़ाई करने का समय नहीं है, युद्ध करने का समय नहीं है। और जो हमारा ये G20 का जो संकल्प भी है कि वसुधैव कुटुंबकम, पूरा विश्व जो है एक परिवार है, और इस परिवार में उन सभी लोगों को देखना चाहिए, केवल जो अमीर देश है उसी की भलाई हो ऐसा नहीं है। अब देखिए, अफ्रीकन यूनियन ये G20 अब G21 बन गया है, और यह काम करने में हमने अफ्रीकन यूनियन को इसमें शामिल किया। उसके साथ ही साथ आप समझ सकते हैं कि वो कितने मतलब जो भारत का दबदबा वहां बढ़ा है। भारत अफ्रीकन यूनियन को शामिल करने से 2-3 चीजें हासिल कर लिया। एक तो जो ग्लोबल साउथ का जो लीडर कहा जाता है वो भारत अब भारत को लोग स्वीकार करेंगे ग्लोबल साउथ के लीडर की तरफ से, क्योंकि चाइना उसमें बहुत आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा था। दूसरा, जो ये अफ्रीकन यूनियन को अपने कर्ज के जाल में चाइना फंसा रहा था और वो भी निकलना चाह रहे थे। अब भारत वहां पे बहुत ही डेवलपमेंट के काम कर रहे हैं। भारत को वहां पे बहुत सारे जो भारत के इंडस्ट्रीज हैं उनको भी काम करने का मौका मिलेगा। तो मेरा मिला जुला के ये कहना है कि ग्लोबल जो परिस्थिति है, चाहे यूक्रेन के युद्ध को भारत शुरू से एक तटस्थ भारत ने वो एक स्टैंड क्लियर रहा है, और शायद इसी वजह से बचने की भी कोशिश होगी। श्याम जी, यही चीज मैं आपसे भी समझना चाहूंगा, क्या ये प्लेटफॉर्म वो नहीं था जहां पे वो डिस्कस किया जाना था, या उससे बचने की कोशिश थी इन वर्ल्ड लीडर्स की कि यूक्रेन का तो जिक्र है लेकिन हम कोशिश करते हैं रूस से बच जाए? रशिया के साथ हमारे बहुत मधुर संबंध रहे, और यूक्रेन रशिया का ही एक पार्ट है। बिल्कुल। तो जाहिर है कि हमारी जो जरूरतें हैं वो दोनों कंट्री से पूरी होती हैं, और हम नॉन अलाइंड मूवमेंट के पात्र रहे, हम तटस्थ देश रहे हैं, और हम उसी नीति पे आज भी चल रहे हैं। सरकारें बदल गई, देश की नीति इतिहास के हिसाब से भी आज तक नहीं बदली, इसलिए महात्मा गांधी को आज लोग नम्र श्रद्धांजलि दे रहे हैं। बिल्कुल। तो उस हिसाब से माने तो रशिया और यूक्रेन दोनों के लिए हमें दोनों की जरूरत है, और इसलिए एससीओ समिट में प्रधानमंत्री ने कहा था कि ये युद्ध का समय नहीं है। देखिए, वियतनाम जो पहला, इसके पहले जो समिट हुआ इंडोनेशिया में, जो 18 समिट था, उसमें इस यूक्रेन के ऊपर इतनी डिक्लेरेशन में चर्चा ठीक से नहीं हो पाई। लेकिन आज के डिक्लेरेशन में ये क्लियर है कि हमें एक सस्टेनेबल पीस चाहिए यूक्रेन में, ऐसा कहा गया है कल के डिक्लेरेशन में, जहां तक मेरी समझ है। तो एक मेंशन कम से कम किया गया है, डायरेक्टली नाम न लेते हुए भी, रशिया और यूक्रेन का,
ये जरूर मेंशन किया गया है। फूड सिक्योरिटी की प्रॉब्लम, पूरा अफ्रीका जूझ रहा है उससे, यूक्रेन की लड़ाई के कारण हमें दिक्कतें हो रही हैं, छोटे कंट्रीज को प्रॉब्लम हो रही है, उसके कारण लगातार दिक्कतें आ रही हैं। तो हमें युद्ध तो रोकना ही होगा और हर जगह इस बात की चर्चा करनी चाहिए। लेकिन G21 आज के नाम के हिसाब से कहूं तो G21 एक इकोनॉमिक फोरम है और इसमें ट्रेड, मॉनेटरी इश्यूज या हमारी जो दूसरी जैसे IMA के हमारे चीफ आए हुए हैं, IMF के चीफ आए हुए हैं, WTO के चीफ आए हुए हैं, यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल आए हुए हैं। तो सिक्योरिटी कंसर्न से ज्यादा ये इकोनॉमिक फोरम है जहां उस तरह की बायोफ्यूल डाइवर्सिटी के ऊपर बात हुई, सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे बात हुई। युद्ध की बातें जरूरी है क्योंकि उसके बिना ये डेवलपमेंट पॉसिबल नहीं है। तो मेरे ख्याल से ये बेटर बोल्ड डिक्लेरेशन माना जाएगा कंपेयर टू पिछले जो डिक्लेरेशन में उस समय भी यूक्रेन की लड़ाई नहीं चली थी और ज्यादा दिन भी नहीं हुआ था, पांच महीने हुए थे, आज करीब 1.5 साल हो गए। ठीक तो है, ये एक अब प्रॉब्लम है, अब इसलिए से हाँ, इसी तरह ठीक से है, वो तो हर कोई चाहता है कि युद्ध जल्दी से जल्दी खत्म हो जाए। लेकिन अब अगर इकोनॉमिक लिहाज से मैं आपसे समझने की कोशिश करूं, भारत एक वर्ल्ड लीडर के तौर पे अपनी संस्कृति को लेकर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, लेकिन अब इस परिस्थिति में आज जहां चाइना खड़ा है, क्या हम ये मानकर चलें कि आने वाले 10 सालों में भारत उस स्थिति में होगा कि हम चाइना से आगे निकलें, या चाइना को पूरी तरीके से टक्कर देना हमने कहीं ना कहीं शुरू किया है? इकोनॉमिक लिहाज से आप कैसे देखते हैं? 3 चीजें किसी भी स्टेट के लिए जरूरी होती हैं, उसके देश की जो ताकत है उसके लिए। पहले इकोनॉमी, जिस पर हम बात कर रहे हैं और जिस पर यह सम्मेलन हो रहा है। तो आज भारत 5वें पायदान पर है विश्व के इकोनॉमी में, और हम ये देख रहे हैं जो हमारी प्रेडिक्शंस हैं, एंटिसिपेशंस हैं और जो हमारे देश का माहौल है उसके हिसाब से हम 3रे पायदान पे आने वाले हैं। पाकिस्तान को देखिए इस G20 समिट में बुलाया नहीं गया क्योंकि वो स्टेट में नहीं है, उस इकोनॉमी में नहीं है। तो एशिया के जो कंट्रीज हैं जो उस इकोनॉमी में हैं उनको बुलाया जाता है। सर मुझे तो लगता है पाकिस्तान का जिक्र करना भी यहाँ पे, पाकिस्तान का क्या ही जिक्र करें सर। खैर जी पाकिस्तान, मैं बांग्लादेश की बात कर रहा हूँ जिसको एक इन्विटेशन दिया गया है। बिल्कुल क्यों दिया गया है? क्योंकि वो ग्रोइंग इकोनॉमी कंट्री, तो वर्ल्ड में जरूरी है कि इकोनॉमी में आना। हम चाइना के साथ कंपीट कर रहे हैं, ये बात अभी मुश्किल है कहना, लेकिन हाँ हमारी जो रुख है, रुझान है और प्रेडिक्शंस है, वो डेफिनेटली इकोनॉमिक स्टैंडर्ड्स हमारी लगातार बढ़ रही है। दूसरी बात, मिलिट्री डिटरेंस, क्रेडिबल मिलिट्री डिटरेंस। थोड़ा सा मैं आपको रोकना चाहूंगा श्याम जी, ये बात मैं आपकी पूरी सुनूंगा भी और अपने दर्शकों को भी सुनवाऊंगा। एक बड़ी खबर है, दरअसल आपको बता दें G20 के डिनर की तस्वीरें जो हैं वो अब सामने आई हैं। देखिए इंतजार इस चीज का भी था कि ये तस्वीरें कब सामने आती हैं। बाइडेन से नीतीश कुमार और हेमंत सोरेन मिले हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मुलाकात हुई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, पीएम मोदी भी इस दौरान मौजूद रहे हैं। पीएम मोदी के साथ हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू नजर आए हैं। तो देखिए जो कल डिनर का आयोजन किया गया था उसमें देश के तमाम बड़े लीडर्स जो हैं वो तो मौजूद थे ही, साथ ही दुनिया के तमाम बड़े लीडर्स जो हैं वो मौजूद थे, जिसमें जो बाइडेन, नीतीश कुमार और हेमंत सोरेन एक साथ नजर आए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस दौरान मौजूद थे। जब सबका वेलकम करते हुए भी प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू नजर आए थे, वो तस्वीरें भी लगातार हम आपको दिखा रहे थे। तो देखिए डिनर की तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे और ये तस्वीरें कई मायनों में खास हैं। नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री हैं, हेमंत सोरेन झारखंड के मुख्यमंत्री हैं और देखिए देश के तमाम राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं उन्हें डिनर में इनवाइट किया गया था। G20 के नेताओं के साथ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की तरफ से ये डिनर का आयोजन किया गया था कल, और वो बेहद एक खास पल था, बेहद खास मौका था जब दुनिया के और भारत के तमाम दिग्गज लीडर्स जो हैं वो एक मंच पर एक साथ नजर आए डिनर करते हुए, और वो बेहद खास तस्वीरें थी। और यहाँ से जो संदेश निकला वो यही कि ये दुनिया जो है वो एक है, इसका फ्यूचर एक है, ये एक परिवार है। तो परिवार है ये पूरी दुनिया, इसी का संदेश देने की कोशिश है, यही संदेश देने की कोशिश हमारी तरफ से है। और G20 जो अब G21 हो गया है, वहां से ये मैसेज देने की कोशिश है कि वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर, यानी
ये धरती एक है, ये धरती एक परिवार है और इसका एक ही भविष्य है। ये तस्वीर आप देखिए। इस तस्वीर को अगर आप देखें तो जो बाइडेन को आप देख सकते हैं, उनके साथ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, ये देखिए सुखविंदर सिंह सुक्खू के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज की तस्वीर है और ये तस्वीरें कल रात की हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो आप देख रहे हैं हमारा ये मेगा कवरेज G20 को लेकर। जी हां, हम आपको पल पल की तस्वीरें दिखा रहे हैं, लेकिन इस वक्त एक बड़ी खबर है, वो आपको बता दें। G20 समिट के तीसरे सत्र का आगाज हो गया। ये बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं। G20 के तीसरे सत्र का आगाज हुआ है और वहां पीएम मोदी को इंडोनेशिया के राष्ट्रपति ने एक पौधा दिया। ये तस्वीर आप देखिए। जोको विडोडो ने पीएम मोदी को यह पौधा दिया। तीसरे सत्र की आज शुरुआत हुई है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। देखिए, ब्राजील के राष्ट्रपति ने भी पीएम मोदी को एक पौधा दिया है। इनासियो डा सिल्वा ने भी एक पौधा दिया। ये तस्वीर आप देखिए। तो ये तीसरे सत्र का आगाज हुआ है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इंडोनेशिया के राष्ट्रपति ने एक पौधा भेंट किया और साथ ही साथ ब्राजील के राष्ट्रपति ने भी पौधा दिया है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो देखिए, पौधा दिया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, यानी कि ग्रीनरी किस तरीके से बढ़ाई जाए और पर्यावरण को कैसे बचाया जाए, ये संदेश देने की भी यहां से कोशिश हो रही है। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। सर्वेश्वर जी हमारे साथ हैं, साथ ही साथ श्याम सर हमारे साथ हैं। श्याम सर, आप बोल रहे थे, आप पहले वो बात पूरी कर लीजिए, फिर ये जो पौधा दिया गया है इसके बारे में भी जरा सा मैं आपसे समझूंगा। पहले आप अपनी बात पूरी कर लीजिए। कह रहा था, किसी भी देश की जो शक्ति होती है उसे उसकी इकोनॉमिक पावर जो होती है, और दूसरा क्रेडिबल मिलिट्री डिटरेंस। तो चाइना के साथ हमारी इकोनॉमी की कंपटीशन लगातार बढ़ रही है, जो मैंने कहा, और हम एक सुनिश्चित दिशा में जा रहे हैं, अगले पायदान में पहुंचने वाले हैं। और मिलिट्री डिटरेंस के लिए भी हमने अपनी तरफ से और दूसरे सहयोगी देश, जैसे क्वाड की बात करें तो जापान, ऑस्ट्रेलिया, अभी मालाबार एक्सरसाइज खत्म हुई है ऑस्ट्रेलिया में, और यूएसए भी हमारा यहाँ पे प्रेजेंट थे, चारों मेंबर्स। तो ये वो एक कहते हैं मल्टीलैटरल जो तरीका है किसी को काउंटर करने का, उनकी स्ट्रेटजी को, वो भी हम कर रहे हैं। और तीसरा जो सबसे अहम बात तो मैं कहना चाहूंगा, जो भारत की एक बहुत ऐतिहासिक जो स्ट्रेंथ रही है, जो वो है सॉफ्ट पावर, जिसको कल्चर और हमारा ट्रेडिशंस कहते हैं, वे ऑफ लाइफ कहते हैं, जिसके लिए हम जाने जाते हैं, और वही हम एक तरह से रिवाइव कर रहे हैं। आज विश्व गुरु हम पहले थे, अब हम इस सॉफ्ट पावर को रिवाइव कर रहे हैं। कितने साउथ एशियन कंट्रीज में हमारी अहिंसा की जो नीति गई हुई है बुद्ध के साथ, अशोक के जमाने से, और आज भी महात्मा गांधी को जो श्रद्धांजलि हुई। तो ये तीनों चीजें अगर हम देखें, इकोनॉमी चाइना के साथ, क्रेडिबल मिलिट्री डिटरेंस अपनी तरफ से भी, और घेरने की नीति को तोड़ने के लिए जो हम डायमंड नेकलेस सिस्टम ऑफ पर्ल्स की तरफ देख रहे हैं, हम अपनी नीति बढ़ा रहे हैं, अपना प्रसार हम दूसरे देशों में कर रहे हैं मिलिट्री पावर की। और सॉफ्ट पावर को हम कहते थे ब्रेन ड्रेनेज, हमारी बाहर जा रही है लोग, हमारे को दिक्कत होगी। आज वही जो बाहर में प्रवासी भारतीय हैं, उन्हीं के थ्रू हमारा मान सम्मान बढ़ रहा है, उन्हीं के थ्रू हम विश्व पटल पे छा रहे हैं। और बिल्कुल, वो कहते हैं ना कि अगर आप अपने रूट्स को पकड़ कर रखें तो फिर दुनिया आपको हिला नहीं पाएगी। सर्वेश्वर जी, यही चीज मैं आपसे समझना चाहूंगा कि इंडिया ने क्या वापस अपने रूट्स को पकड़ना शुरू किया है, और शायद यही वजह है कि हम उस दिशा में बढ़ चले हैं जो शायद सालों पहले हम हुआ करते थे, या सदियों कहें।
आपने सही कहा। देखिए, जब से 2014 से प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो सत्ता संभाली भारत की, तो हमने सबने देखा कि वो बाहरी देशों की यात्रा बहुत किया उन्होंने। बिल्कुल। उस समय बाकी के जो अपोजिशन पार्टी थे मजाक उड़ा रहे थे कि इतने पैसे खर्चे कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, यहाँ जा रहे हैं, वहां जा रहे हैं। लेकिन सभी को ये अंदाजा नहीं था कि उसका जो परिणाम है, उस जो सफलता है, अब हमें देखने को मिल रही है कि कैसे विश्व लेवल पे भारत को किस तरीके से तवज्जो दी जा रही है। हमारे प्रधानमंत्री जब वहां जाते हैं, वहां के जो डायस्पोरा है उससे जब कनेक्ट होते हैं, तो उन लोगों को भी जो अपनी खोई हुई जो शक्ति होती है वो वापस पुनः लौट आती है। जो कहते हैं ना कि अपने रूट की ओर लौटो, उनको भी लगता है कि कोई हमें देखने सुनने वाला है। भारत में ऐसी सरकार है जो बाहर रह रहे अपने नागरिकों की सब समस्याओं को देखने और सुनने की शक्ति रखती है। आप देखिए, जब मिडिल ईस्ट की कंट्री में जब लड़ाई झगड़े हुए, वहां से हमने किस तरीके से अपने नागरिकों को निकाल के लाए। रसिया यूक्रेन में जो भी हमारे जो खासकर यूक्रेन में जो हमारे स्टूडेंट पढ़ रहे थे, उस समय कैसे हमने उनको वहां से निकाल के ले आया। चाइना में जब ये कोरोना वायरस जब स्टार्ट हुआ और वहां पे हमारे जो स्टूडेंट विद्यार्थी थे फंसे हुए थे, उनको किस तरीके से वहां से लेके आए। तो ये सारी चीजें, ये सारी स्ट्रेटेजी दिखाती है कि भारत किस तरीके से अपने नागरिकों का, चाहे वो देश में हो चाहे वो विदेश में हो, किस तरीके से ख्याल करती है। और किसी भी लेवल में, चाहे वो युद्ध का क्षेत्र हो, चाहे कोरोना जैसी भीषण महामारी के क्षेत्र में, वहां से बाहर लेके निकाल के आ सकते हैं और साथ ही साथ अपने देश का मान सम्मान बढ़ाते हैं। आप देखिए, जहां भी प्रधानमंत्री जाते हैं वहां के डायस्पोरा से डायरेक्ट कांटेक्ट करते हैं। तो ये उन लोगों में एक अजीब सी ऊर्जा का संचार करता है कि जब देश के प्रधानमंत्री उनके समीप आते हैं, उनके बीच में आते हैं, उनकी समस्याएं सुनते हैं, उनसे कम से कम हैंडशेक ही करते हैं, तो उनको लगता है कि बहुत बड़ी उपलब्धि उन्होंने हासिल की है। और उसी का परिणाम होता है कि वो वापस भारत में या तो रेमिटेंसेस के जितने पैसे आ रहे हैं वो एक रिकॉर्ड है। बिल्कुल वो रिकॉर्ड है। ठीक है, आता हूं फिर से सर्वेश्वर जी। हमारे साथ केवी प्रसाद जी जुड़ गए हैं जो कि विदेश मामलों के जानकार हैं। केवी प्रसाद जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज इंडिया पर। सर, एक कमेंट आपसे चाहेंगे कि कल से लेकर अभी तक जो तस्वीरें सामने आई हैं उसे आप किस तरीके से देखते हैं कि क्या प्रधानमंत्री जो G20 को लीड कर रहे हैं, क्या हम माने कि वाकई में नरेंद्र मोदी वो चेहरा है जो दुनिया को एक सूत्र में पिरो सकता है? सारे हुआ उसकी वजह से अगर हम मानते G20 से हम संभालिए, हम सारी कोशिश, हम अपने अलग अलग हमारी प्राथमिकता और G20 के साथ यही वजह है। आपने कम से कम 6 मीटिंग हुई है अगर हमारी भी है। और सवाल जो कल जो डिक्लेरेशन सरस मान्य हुआ, के पीछे प्रधानमंत्री की और साथ में राजनीतिक छवि, दोनों चीज, क्योंकि उन्होंने व्यक्तिगत जैसे बयान छपे भी हैं जो शेर बात कर। केवी सर, एक थोड़ी सी तकनीकी दिक्कत आ रही है आपके ऑडियो में, उसे दुरुस्त कर लेते हैं फिर आपके पास आते हैं। कुछ तकनीकी समस्या आ रही है ऑडियो की वजह से, उसे दुरुस्त करते हैं। अब श्याम सर, एक चीज तब तक मैं आपसे समझना चाहूंगा, रूट्स की अगर बात आती है तो क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीयों को भारतीय होने का गर्व महसूस करवाने की कोशिश की है कि आप गर्व करें, अपने पहनावे पे गर्व करें, अपने खाने पे गर्व करें, अपनी संस्कृति पे गर्व करें? तभी कल देर रात जो एक तस्वीर आई थी जब जापान के प्रधानमंत्री की पत्नी बनारसी साड़ी में पहुंची थी, उसको लेके बहुत चर्चा हुई। जब आप अपनी चीजों पे गर्व करेंगे तो दुनिया आप पे गर्व करेगी ही करेगी। क्या हम वो स्थिति देखते हैं? चीजों पे गर्व करने का सिद्धांत भारत में बहुत ही एक कहते हैं ये काफी स्ट्रेंथ, एक काफी गूढ़ और एक अच्छा फिलॉसफी हमारी देश का है जो हम उसको फॉलो करते हैं। जो हमारी जो कल्चर है, चाहे वो रिलीजियस बिलीफ की हो या फिर हमारे वे ऑफ लाइफ की हो,
वो दोनों इतनी ज्यादा पुरानी है। और अब ये जब ग्रीस भी गए थे तो एक पुरानी सभ्यताओं का मिलन कराया फिर से प्रधानमंत्री ने। और हम किसी भी सभ्यता की बात करते हैं तो सबसे पुरानी सभ्यताओं में हमारी सभ्यता है और सस्टेनेबल है, इसीलिए आज तक जीवित है और पूरी तरह से अब पुनर्जीवित होने के लायक बन रहा है, विश्व उसको मान रहा है। चाहे वो बांग्लादेश की प्रधानमंत्री का सर पे पल्लू रख के आना, चाहे लोगों को प्रधानमंत्री को जब उनके विदेश दौरे पे पैर झुक के प्रणाम करना या गले लगाना या पौधे देना, और ये विनम्र श्रद्धांजलि, और ये जो हम वे ऑफ लाइफ की बात कर रहे हैं जिससे हम सस्टेनेबल गोल्स अचीव कर सके विश्व की इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए। छोटे कंट्री मिलेट्स की बात करते हैं हम, बायोफ्यूल की बात करते हैं हम, जो भारत के तरीके हैं, जो खाना पीना रहना उठना बैठना, बड़ों का सम्मान, वे ऑफ लाइफ, न्यूक्लियर से ज्वाइंट फैमिली का कॉन्सेप्ट, या जो भी बातें हैं। और एक और बात, सभी धर्मों को, सभी को लेके चलना। कई धर्मों को संरक्षण दिया है इस संस्कृति ने, भारत ने। तो ये रूट्स जो हमारे हैं इतने बेजोड़ हैं, इतने बेदाग हैं और इतने महत्वपूर्ण हैं कि अब और शायद अब हमने भी वो सीखा है कि हम अब उस चीज पे गर्व करें। केवी सर, आवाज मिल रही है आपको? मैं एक बार पीसीआर की टीम से कंफर्म करना चाहूंगा सर की ऑडियो नहीं आ रही है। सर ऑडियो की परेशानी आ रही है केवी सर के साथ, उससे दुरुस्त करते हैं। ऑडियो की समस्या आ रही है। सर्वेश्वर जी, तब तक मैं एक चीज आपसे समझना चाहूंगा कि अब देखिए, आप अपने पे तो गर्व कर रहे हैं, अपनी संस्कृति पे गर्व कर रहे हैं, जिसका फायदा उन चीजों को मिलेगा जो धीरे धीरे विलुप्त हो रही थी। अब जो हम स्टॉल्स देख रहे हैं भारत मंडपम में, उससे एमएसएमईज को कितना बढ़ावा मिलेगा? क्योंकि हमने देखा है कि लगभग देश के सारे राज्यों के स्टॉल्स वहां लगे हैं और हर राज्य की क्या संस्कृति है, वहां का खाना क्या फेमस है, वहां की चीजें क्या फेमस हैं, उसको बढ़ावा देने की कोशिश है। तो क्या प्रधानमंत्री की नजर एमएसएमईज पर सबसे ज्यादा इस समय है, हम ये मानकर चलें? तो हमारे जितने भी राष्ट्राध्यक्ष और जितने भी हेड ऑफ स्टेट्स आए हैं इस G20 मीटिंग्स में, उनको बुलंद यहाँ यूपी के एक कारीगर ने जो कमल का पुष्प बनाया और वो भेंट स्वरूप दिया जाएगा। तो ये क्या है? ये एमएसएमई को ही बढ़ावा है, जो छोटे मध्यम लघु स्तर के जो हमारे यहाँ के जो कारीगर हैं, जो बुनकर हैं, उनको जो बढ़ावा दिया जा रहा है। साथ ही साथ आपने जो स्टॉल की बात की, वहाँ पे देखिए ये जो 2023 जो ये साल है मिलेट ईयर्स मनाया जा रहा है, जिसे हम भारत ने श्री अन्न बोला है, और उनके बहुत सारे पकवान जो रात में डिनर में भी परोसे गए हैं। और उड़ीसा की मयूरभंज जिले से 2 लेडीज आई थी यहाँ पे, वो श्री अन्न के बारे में बताने के लिए, उनका कैसे कैसे वो अपने वहाँ की जो लोकल औरतें हैं उनमें कैसे उनका प्रचार प्रसार करती है, उनकी खेती को बढ़ावा दिया है। तो आप अंदाज लगा सकते हैं कि जो छोटे छोटे कारीगर्स हैं, जैसे यूपी में 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट को जब से योगी जी आए उसको बढ़ावा मिला, वहाँ के बहुत सारे कारीगर वहाँ पे बैठे हुए हैं। हमारे साउथ जो भारत के दक्षिणी छोर के इंडिया के राज्य है, वहाँ से बहुत सारे कारीगर उस में आ रखे हैं मंडपम में, जिनका स्टॉल है। तो आप बिहार जो है मधुबनी पेंटिंग के लिए प्रख्यात है, और मैंने न्यूज में देखा वहाँ पे एक महिला मधुबनी पेंटिंग, और वो भी जो चंद्रयान है, चंद्रयान को उन्होंने जो पूरी जो उसकी प्रक्रिया थी उनको उकेरा था मधुबनी पेंटिंग से, और वो वहाँ पे प्रदर्शित कर रही है। तो ये जो सारी चीजें हैं, जो लोकल हमारा बुनकर है, जो हमारा कलाकृति है, साथ ही साथ जो स्मॉल एंड स्केल डेवलपमेंट इंडस्ट्रीज है, हम उस पर भी फोकस कर रहे हैं कि लोकल फॉर वोकल की जो बातें हो रही है यहाँ पे, कैसे इनके जो प्रोडक्ट्स हैं इन देशों में जाए। क्योंकि ये जो G20 फोरम्स है, अब तो G21 हो गया, ये ट्रेड एग्रीमेंट, उसके बाद आपस में फाइनेंशियल एग्रीमेंट, इनको बढ़ावा देता है। तो यह अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। और देखिए, जब ये 200 टोटल मीटिंग्स हुई है भारतवर्ष में, ये पूरे एक साल में जब हमें ये बैटन मिला, जो प्रधानमंत्री जी को ये मिला, और हमने पूरे भारतवर्ष के हर एक राज्य को सम्मिलित किया है, उन ऐतिहासिक धरोहर के पास जाके मीटिंग की है, और भारत की जो रिच कल्चर है उसको दिखाने की कोशिश की गई है। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो
एसएमई जो सेक्टर है भारत का, उसको बढ़ावा देने के लिए हमें प्रधानमंत्री और मौजूदा जो सरकार है बहुत ही जो कहिए कि युद्ध स्तर पे प्रयास कर रही है कि हम वोकल पर लोकल तभी करेंगे जब इस इंडस्ट्री को हम बढ़ाएंगे। और साथ ही आपने जो जिक्र किया कि जापान के प्रधानमंत्री जी की वाइफ जो साड़ी में नजर आई, बनारसी साड़ी में, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर वो आई है तो बनारस में भी उसकी डिमांड बढ़ सकती है। बिल्कुल। जैसे अरब के कंट्री के जो राष्ट्राध्यक्ष है, वहां पे एक अरब के एस्ट्रोनॉट्स का फोटो, वो जो पोस्टर्स है रास्ते पे लगा मिला, तो उन्होंने ट्वीट करके कहा कि जो ये एस्ट्रोनॉट्स है भारत के, यहाँ पे पोस्टर लगा है और वहां पे वो पूरा वायरल हो रहा है। तो अब अंदाजा लगा सकते हैं कि भारत हर को लेके चल रहा है। साथ ही साथ हमारे यहाँ जो अच्छी चीजें हैं जो पहले कभी विश्व के उस पे नहीं पहुंच सकी थी, उसको हम कैसे बढ़ाएं। तो ये जो फोरम है ये एक बहुत ही सशक्त माध्यम है जो हम अपने जो लोकल पर वोकल है उसको ग्लोबल बनाएं। बिल्कुल ठीक है श्याम सर, अब यही चीज मैं आपसे समझूं तो देखिए, हमने ये कल जो एक तस्वीर आई थी, हमने भारत मंडपम में एक चाक चलता हुआ दिखा जिसपे चीनी मिट्टी की जो चीजें हैं वो बनती हैं। मधुबनी पेंटिंग्स जिसका जिक्र सर्वेश्वर जी कर रहे थे, चाइना से हमें कॉम्पीट करना है और चाइना अपनी चीजों पे भरोसा करता है, और भारत और चाइना में एक चीज कॉमन है, जनसंख्या, और उसमें भारत के पास एडवांटेज ये है कि भारत के पास युवाओं की संख्या जो है वो ज्यादा है। तो क्या हमारी कोशिश, यानी हमारी सरकार की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह भी कोशिश है कि आप पहले इस चीज को देखिए कि हम अगर चीनी मिट्टी की बनी हुई चीजों को दुनिया के हर देश में सप्लाई करते हैं तो उससे हमारे देश की इकोनॉमी को कितना फायदा होगा। हम एफडीआई की तरफ भी देख रहे हैं और हम इस दिशा में भी आगे बढ़ रहे हैं कि आप अपनी चीजों को ज्यादा से ज्यादा तवज्जो दीजिए और इसे विदेशों में हम सप्लाई कर सके, ये हमारी कोशिश होगी। बिल्कुल सही प्रश्न है आपका, और बिल्कुल ये सामयिक प्रश्न है जो आज विश्व पटल पे भारत की छवि को आगे बढ़ाने में मदद कर रहा है। भारत के जो संस्कार हैं, संस्कृति है, और जो हमारी जो बुनियादी ढांचा है काम करने का, मैं तो यूं कहूं कि पूरा विश्व एक्चुअली, मैं सीधा बोलूं वसुधैव कुटुंबकम को मैं एक ग्लोबल विलेज के रूप में मानता हूं। जब मैं ग्लोबल विलेज कहता हूं तो मैं ये कहना चाहता हूं कि हर देश चाहता है कि उसकी अपनी संस्कृति और बुनियादी ढांचा और जो रहने खाने पीने का या जो कॉमर्स एंड ट्रेड का जो ढंग है, जो बुनकर है हमारे, जो हमारे चीनी मिट्टी के बर्तन की हम बात कर रहे हैं, इन सबों को प्रिजर्व करके और तब एक दूसरे से कोऑर्डिनेशन किया जाए, दूसरे देश हमारे को समझे और हम उनको समझे, मतलब विलेज का कॉन्सेप्ट जो है वो ग्लोबल लेवल पे आ जाए। तो मैं इसको ग्लोबल विलेज कॉन्सेप्ट खुद इस टर्म को यूज करता हूं विश्व के रूप में। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारी जो बुनियादी चीजें हैं उनको लोग समझे, सस्टेनेबल, नेचुरल, इजी टू मेक, एंड जो देर तक टिक सके। अब चाइना की बात कर रहे हैं तो वो मेड इन चाइना बनाता तो है, पर 6 महीने साल भर के बाद वो टॉयज हो चाहे इलेक्ट्रॉनिक आइटम हो या जो चीजें हैं वो खराब हो जाती हैं। सबको मालूम है कि यहाँ पे ट्रस्ट डिफिशिएंसी आ गई, क्योंकि चाइना का सामान जो है टेम्पररी होता है। और हमारी मधुबनी पेंटिंग की बात करें, हमारी जो सिल्क साड़ियों की बात करें, बनारसी साड़ियों की बात करें, या हमारे जो काश्तकार हैं, बुनकर हैं, हमारी जो तरीका है एमएसएमई के जो हम बातें आर्टिजन्स जो हमारे कर रहे हैं, इनकी जो पकड़ है, इनकी सस्टेनेबल ज्यादा है। तो अगर दूसरे देश यहाँ आए, उन्होंने उसको देखा और वहां उन्होंने उनको भेजा, तो ऑब्वियसली वहां पर लोग उसको एक्सेप्ट करेंगे। और चूंकि अगर ये सस्टेनेबल होगा, इजी होगा, चीप होगा और ह्यूज पावर के साथ इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग है ज्यादा हो सकेगी, तो हमारे देश की एफडीआई भी बढ़ेगी और हमारी जो एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे और कल्चरल इंटीग्रेशन बढ़ेगा, सॉफ्ट पावर की डेवलपमेंट बढ़ेगी, और हमारी जो प्रवासी भारतीय हैं अगर वो इसमें हेल्प करें और तो इसके साथ ये जुड़ने देश लगे, के लिए और उस पे बेहतर चले जाएं तो हमें फायदा होने वाला है। बिल्कुल। केवी सर, अब एक चीज मैं आपसे समझना चाहूंगा कि जो तस्वीरें हमने अभी तक देखी हैं उसमें ये साफ तौर पे लगा है ग्लोबल लीडर के तौर पे इंडिया को अब स्वीकार दुनिया भी करने लगी है। भले इस पे पहले बहुत सारी आपत्तियां आती रही हों, विश्वगुरु
जब शब्द चर्चा में आया, प्रधानमंत्री ने जब इसकी बात कही तो बहुत ज्यादा मजाक भी उड़ाने की कोशिश हुई। लेकिन क्या आज जो दिल्ली में पिछले 2 दिनों में, कल और आज हम जो देख रहे हैं, वो अब हम देख रहे हैं कि वाकई में ऐसा संभव है? अगर ठान ले तो संभव कुछ भी है, और वो चीज करके दिखाया है प्रधानमंत्री ने। गया है पिछले रही है जी, तो पिछले कुछ तो प्रयास का ये परिणाम उसमें अलग कार्यक्रम जो है मूलभूत जो उनमें पहला है और ताकि ये उभर के आए। कल डिक्लेरेशन आना पहले दिन में एक अलग कि अक्सर डिक्लेरेशन सेशन है, तो इस कि भारत के आया है विश्व, जिस दिन हमने इस पे करना ही है, पटकले लग रहे। मैं कोशिश करवाता हूं कि वो दुरुस्त हो जाए, फिर हम आपके साथ कनेक्ट होते हैं। सर्वेश्वर जी, अब देखिए, इस वक्त जो मेरे सामने तस्वीर चल रही है उसके बारे में भी जरा सा मैं आपसे समझना चाहूंगा। ऋषि सुनक, ठीक है, जो बाइडेन आए, फ्रांस के राष्ट्रपति रहे हों, लेकिन इन सब के बीच एक चेहरे ने जो सबका दिल जीता है, ऋषि सुनक। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रिश्ता जो है वो बहुत ही प्रगाढ़ सा लगता है। ये भारत और ब्रिटेन के रिश्ते के लिए कितना अहम है? देखिए, ऋषि सुनक ने आते ही कहा कि जो उनका जो एजेंडा है, दोनों देश में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बातें को लेके आगे बढ़ना, और वो बहुत ही फर्म दिख रहे हैं। दूसरी बात, उन्होंने जब संवाददाताओं ने पूछा वो खालिस्तानी के मुद्दे पे, तो उन्होंने दो टूक जवाब दिया, कहा कि हम हर संभव प्रयास कर रहे हैं कि वहां पे ऐसे जो भी हैं तत्व हैं उनको भारत सरकार के सहयोग से हटा दिया जाए। तो ये जो चीजें हैं अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण है। दूसरी बात, हम यहाँ इंडिया में अगर हम कहें आपके चैनल पे बैठ के मैं सनातनी हूँ तो मुझे कम्युनल कहा जाएगा, ये कहा जाएगा, और ऋषि सुनक आके सीधा कहते हैं जय सिया राम। ग्रीक भी उनका किया जा रहा है अश्विनी कुमार जी के साथ जय सिया राम। तो आप एक अंदाजा लगा सकते हैं कि ब्रिटेन का प्रधानमंत्री और आता है, कहता है कि मैं एक हिंदू हूँ, मैं ब्रिटेन का प्रधानमंत्री हूँ, लेकिन जो मेरा धर्म है, जो मेरी आस्था है, वो हिंदू धर्म में है और मैं उसके लिए अपने आप को गर्व महसूस करता हूँ। तो ये कितनी बड़ी जो बात है, ये जो भारत में बैठे पड़े हैं, जो अपने ही देश की सर्वेश्वर जी, ये तो उनके लिए, ये तो उनके मुंह पे भी उठाते हैं। ये उनके लिए भी सवाल होगा ना कि देखिए, ब्रिटेन का प्रधानमंत्री अगर अपने सनातनी होने पर गर्व कर रहा है और आप भारत में बैठकर कभी डेंगू मलेरिया कह देते हैं, कभी HIV कह देते हैं। जो इतनी रिच 5000 सालों की जो पुरानी हमारी सनातन संस्कृति है, उसको आप एक 50-100 साल पहले एक कोई पेरियार आया और उसने हमारी धर्म संस्कृति पे आघात किया। बिल्कुल, तो ये संदेश सबके लिए है। ठीक है सर्वेश्वर जी और श्याम जी, वक्त मेरे पास इतना ही है फिलहाल, इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।